इसके तहत पीड़ितों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। न्याय की आसान प्रक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और इस वक्त के समाचारों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं ममता चोपड़ा। ये शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। सदन को सरकार की नीतियों और भविष्य के रोड मैप से करवाया अवगत। कहा, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण के दौरान जोर देते हुए कहा कि लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार जताया भरोसा। आगामी बजट को सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के विजन का प्रभावी दस्तावेज बताया। आपातकाल पर बोला करारा हमला। सेंगोल मामले पर सपा सांसद आर.के. चौधरी के विवादित बयान पर सियासत गरमाई। भाजपा समेत एनडीए सांसदों ने जताया विरोध। एल मुरुगन ने सपा सांसद के बयान को बताया तमिलों का अपमान। अनुप्रिया पटेल ने की बयान पर माफी की मांग। नीट पेपर लीक कांड मामले में पटना से 2 आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई ने मनीष प्रकाश और आशुतोष नाम के आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार ने भी नीट मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजीत पवार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पेश। राज्य की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ने की जताई उम्मीद। बारिश से प्रभावित 22,74,000 किसानों के लिए 1700 करोड़ से अधिक का मुआवजा मंजूर। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना गत विजेता इंग्लैंड से। वहीं पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराते हुए फाइनल में बनाई जगह। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का ये पहला संबोधन था। नई लोकसभा का पहला सत्र गत सोमवार को शुरू हुआ था। राष्ट्रपति ने कहा कि 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। और राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश ने विगत 10 सालों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व हमें लोकतंत्र की जननी के रूप में सम्मान देता है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए तो भी हमें गर्व होना चाहिए। आज पूरा विश्व हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में सम्मान देता है। भारत के लोगों ने हमेशा लोकतंत्र के प्रति अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया है। चुनाव से जुड़ी संस्थाओं पर पूरा भरोसा जताया है। स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें इस विश्वास को सुदृढ़ कर रखना है।
और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 1975 में लागू किए गए आपातकाल का भी जिक्र किया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को जो संबोधन दिया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति जी का संबोधन व्यापक था और इसने प्रगति और सुशासन का रोड मैप प्रस्तुत किया। इसमें भारत द्वारा दी जा रही प्रगति और आगे की संभावनाओं को भी शामिल किया गया। उनके संबोधन में कुछ प्रमुख चुनौतियों का भी जिक्र किया गया था, जिन्हें हमें अपने नागरिकों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से दूर करना होगा। तो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये विचार अपने सामने रखे। आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा था और 18वीं लोकसभा के तहत राज्यसभा के 264वें सत्र की भी आज शुरुआत हो गई। राज्यसभा सत्र के पहले दिन आज नवनिर्वाचित सदस्यों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। राज्यसभा सदस्य के तौर पर 6 नए सांसदों ने भी शपथ ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा के नेता के तौर पर नियुक्त किया गया और इसके बाद महासचिव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च सदन राज्यसभा में अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराया। इस दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भी अपने स्थान पर खड़े होकर सदस्यों का अभिवादन किया। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दूरदर्शन संवाददाता राजेश राज से बातचीत के दौरान कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विपक्ष को सही जवाब दिया है। साथ ही 1975 में जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, आज वही संविधान की बात करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। मांझी जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है कि सरकार का आईना होता है, कैसे आप देखते हैं? एक कांग्रेस वालों ने जो चुनाव संपन्न अभी हुआ, उस समय बहुत हल्ला किया कि संविधान का खतरा है अगर एनडीए की सरकार आ जाएगी तो वैसी परिस्थिति में जो संविधान को चूर चूर किया, जनतंत्र जमहूरियत को जिन्होंने हाशिए पर ला दिया, वो आदमी संविधान की चर्चा कर रहे थे। वैसी परिस्थिति में संविधान के बारे में एनडीए का क्या नजरिया है, शो करना बहुत जरूरी था। और महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ, उससे यह स्पष्ट हो गया कि 1975 में जो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं, वही आज संविधान की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान विधि सम्मत से आज एनडीए की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो भी विधि सम्मत काम हो सकता है कर रहे हैं। तो ये जनता में जाना चाहिए था कि वाकई संविधान का रक्षक कौन है। वही है चोर मचावे शोर, वो लोग हल्ला कर रहे हैं। तो इसके लिए जवाब देना बहुत जरूरी था पार्लियामेंट के स्तर पर, जो महामहिम राष्ट्रपति ने दिया। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी। बहुत शुक्रिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर, राष्ट्रपति के भाषण से सब कुछ साफ हो गया। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे अधिक गति से प्रगति कर रहा है और इस बात की भी सभी सराहना कर रहे हैं। कंगना रनौत ने कहा कि मुझे लगता है कि आज विपक्ष ने भी इस बात को माना, क्योंकि ज्यादा हल्ला वहां नहीं हुआ।
ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारा जो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इस बात का जो है सबने प्रशंसा की। मुझे तो लगा आज विपक्ष ने भी इस बात को माना, क्योंकि ज्यादा हुड़दंग हल्ला वहां पे नहीं हुआ, उन्होंने इस बात को माना। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने एनडीए सरकार की सराहना की। अरुण गोविल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जनता के लिए अनेक काम किए हैं। अगर इंसान की नीयत होती है काम करने की तो काम होता है, और उनकी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने पिछले 10 सालों में जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि वो काम होंगे, सारे काम होंगे और गति ज्यादा होगी। राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब इंडी गठबंधन के दल बैठक के लिए एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में जारी इस बैठक में विपक्षी दल अपने अपने भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। सेंगोल हटाने की मांग पर जारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। डीडी न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तमिल लोगों का अपमान ना करे। संगोल हमेशा चर्चा में रहा, जब सदन में रखा गया तब भी चर्चा में रहा, आज फिर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी ने संगोल को लेकर विरोध किया। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन हमारे साथ हैं, उनसे बात करने के लिए। सर, समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने फिर संगोल पे सवाल उठाए, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समाजवादी पार्टी के पूछना चाहता हूँ, उनका तमिल लोग का बारे में कुछ पता क्या? उनका कुछ भी नहीं पता। ये सेंगोल तमिल कल्चर है, ये सेंगोल तमिल का संस्कृति है, हमारा तमिल का परंपरा है। इस सेंगोल के लेके अभी पॉलिटिक्स करने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स करने चीज़ से नहीं है, ये सेंगोल है। इस सेंगोल लेके पॉलिटिक्स मत कर लो, तमिल लोग का अपमान मत कर लो। ये समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रहे तमिल लोग का तमिल लोग का अपमान करने के लिए ये लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। तमिल लोग का अपमान मत कर लो। इस सवाल ये भी सर कि जो समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि संगोल हटा के संविधान को वो आगे लेकर आ रहे हैं। देखो, संविधान हमारा प्रधान है, हमारा प्रधानमंत्री जी सारे टाइम 3 बार प्रधानमंत्री। फर्स्ट 2014 में हमारा प्रधानमंत्री जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा भगवत गीता बोल के ये गवर्नमेंट बना। 2019 में भी हमारा प्रधानमंत्री जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करके लिया। अभी भी 2024 में भी सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन रख के कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा प्रधानमंत्री नमस्कार करके हमारा प्रधानमंत्री जी किया। सो ऐसे ये लोग समाजवादी लोग हमारा प्रधानमंत्री जी और हमारा का कॉन्स्टिट्यूशन का लेके बोलने के लिए कोई उनका राइट्स नहीं है। अभी ये बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची में क्या होगा, ये 20 to 35 पीपल मर गया ये इलिसिट शराब पी के। इसमें कौन सरकार है? क्यों हमारा मल्लिकार्जुन खड़गे वो he didn't open his mouth, he didn't even condemn the incident, he didn't told the condolence also, and Stalin didn't visit, Stalin the chief minister India Black, he didn't visit the spot. Even Rahul Gandhi didn't open the mouth. So why their Dalit people are died? They didn't bother about that. So they don't have any right to talk about this. Thank you. कैमरामैन प्रवीण साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज दिल्ली। अन्य खबरों का रुख करने से पहले यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का। देखते रहें डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above.
अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आने वाले सैम पित्रोदा को कांग्रेस ने एक बार फिर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त कर दिया है। इसके बाद से ही अब कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को सैम पित्रोदा का चेला बताया। जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, राहुल गांधी जी एलओपी बनाए जाते हैं और एलओपी के पद को ग्रहण करने के बाद, आफ्टर राहुल गांधी हैज बिकम द एलओपी, ही ऑब्वियसली नीड्स एडवाइजर, ही नीड्स गुरु। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट कांग्रेस पार्टी करती है वो अंकल सैम पित्रोदा का करती है। मतलब कि राहुल के बाद की कोई अगर अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए तो अंकल सैम की है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पूरे एक्शन में दिख रही है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक कांड मामले में पहली गिरफ्तारी की है। जांच एजेंसी के द्वारा पटना से मनीष प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मनीष कुमार पूरे मामले में किंगपिन की भूमिका में था। मनीष ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया और यहां कई परीक्षार्थियों को इकट्ठा करके उन्हें आंसर्स रटवाए गए। इसी स्कूल से मिले जले प्रश्न पत्र को जांच का आधार बनाया गया। सीबीआई ने साथ ही एक और आरोपी आशुतोष को भी गिरफ्तार किया है। और इस बीच सीबीआई की टीम पेपर लीक के 2 आरोपी चिंटू और मुकेश को लेकर रिमांड पर पूछताछ कर रही है। और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने भी लातूर में दर्ज नीट मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। लातूर पुलिस ने हाल ही में इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि 2 लोग अभी भी फरार हैं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच प्रयागराज तक पहुंच गई है। बिहार पुलिस ने प्रयागराज में एक डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस छापेमारी में डॉक्टर और बेटे को पकड़ नहीं सकी है। डॉक्टर ने भी बेटे को परीक्षा दिलाने के लिए फॉर्म भरा था। डॉक्टर आवेदन करने से पहले ही सॉल्वर गैंग के संपर्क में था। डॉक्टर ने बेटे की जगह जोधपुर एम्स के स्टूडेंट से परीक्षा दिलवाई थी। आवेदन फॉर्म में ही जोधपुर एम्स के छात्र की फोटो भी लगी थी। सॉल्वर पकड़े जाने के बाद सेंटर से फरार हो गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएए के तहत 3 आवेदकों को नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया। राज्य के पहले 3 आवेदकों में से 2 पाकिस्तानी समीर मेलवानी, संजना मेलवानी और एक बांग्लादेशी राखी दास को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इस मौके पर मोहन यादव ने कहा कि अच्छी बात है कि हमारे परिवार के लोग अपना धर्म बचाने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये चाहते तो धर्म परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन ये देश लौट आए हैं। एमपी में इनका स्वागत है। ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 2 भविष्य की नई पीढ़ियां हमारे बीच में से अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही है और एक बांग्लादेश का मूल परिवार माना गया है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 47 के पहले वाला हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए। आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी हुई राशि की सौगात जनता को दी और इस योजना से 88 लाख लोगों के खातों में 1037 करोड़ रुपए की राशि का सीधा स्थानांतरण किया गया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि झुंझुनू की धरती वीरों की धरती है। वीर धरा पर आने पर उन्हें गर्व महसूस होता है और आज यहां से पावन धरा से हम ये शुभ काम कर रहे हैं। जवान और किसानों की ये धरती है। यहाँ से आज हमने राजस्थान के 88 लाख से ऊपर उन सभी बुजुर्गों को, वरिष्ठ जनों को, दिव्यांगों को, सभी को हमने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम किया है। और वो इसलिए कि हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी
तो हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे। अपने साप्ताहिक जन दर्शन कार्यक्रम के तहत रायपुर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम नागरिकों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। माताओं एवं बहनों के समूह ने महतारी वंदन योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए मिलने से उनकी हर छोटी बड़ी समस्या दूर हो रही है। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परामर्श बैठक की। 9वीं प्री बजट बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने सुझाव साझा किए। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार और मंत्रालय के अधिकारीगण शामिल हुए। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने आज राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 पेश की। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप ही 7.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का औसत हिस्सा सबसे अधिक 13.9% है। 2023-24 के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधि क्षेत्र में 1.9%, उद्योग क्षेत्र में 7.6% और सेवा क्षेत्र में 8.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जनवरी से अक्टूबर 2023 के दौरान असामयिक या भारी बारिश से प्रभावित 22,74,000 किसानों को 1700 करोड़ से अधिक का मुआवजा भी मंजूर किया गया है। इसी के साथ खरीफ 2023 के दौरान बारिश के अभाव की स्थिति के कारण 2,443 करोड़ से अधिक का मुआवजा भी मंजूर किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को अस्थायी रूप से भंग करने और इसके गैर आधिकारिक सदस्यों को हटाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा DDCD बनाने की पूरी कवायद केवल वित्तीय लाभ बढ़ाने और पक्षपातपूर्ण झुकाव वाले कुछ पसंदीदा राजनीतिक व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए रही है। इन पदों पर मुख्यमंत्री की इच्छा से ही नियुक्त व्यक्तियों को अनुमति दी गई। साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई और सरकारी खजाने से भारी वेतन का भुगतान किया जाता रहा है। ये वेतन सौंपे गए कर्तव्यों के अनुरूप भी नहीं था। DDCD के सभी सदस्यों को भारत सरकार के सचिव रैंक और उन्हीं के वेतन के बराबर वेतन दिया जा रहा था। और अब खबर खेल जगत से, बात क्रिकेट की। T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का सामना इंग्लैंड से है। भारतीय टीम के लिए ये मैच 2 साल पहले इंग्लैंड से मिली करारी हार का बदला लेने का एक मौका है। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का अब तक का सफर शानदार रहा है। टीम ने ग्रुप दौर और सुपर 8 के अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं इस विश्व कप में इंग्लैंड का सफर मिला जुला रहा है। आज के मैच में टीम इंडिया की कोशिश अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाने की होगी, तो वहीं इंग्लैंड की नजर लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीतने पर टिकी होगी। और दक्षिण अफ्रीका ने T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज खेले गए पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 57 रन का लक्ष्य रखा, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने महज 8 ओवर और 5 गेंदों में ही हासिल कर मैच जीत लिया। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के लिए मैक्रो जॉनसन और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेट चटके। टीम के लिए मार्करम ने 23 और रेजा हैंड्रिक्स 29 रन की पारी खेली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।